तो इसी फिलॉसफी पर आगे बढ़ते हुए जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, फिर वो कोई रास्ता क्यों नहीं दिखा देते? जो किसानों की मांग है एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए, कांग्रेस ये कुछ करके दिखाए अपने राज्यों के अंदर? देखिए, स्टेट अगर हम बात कर रहे हैं सेंटर की, सेंटर अगर आप स्टेट में अगर आप कंपेयर करें तो मुझे लगता है ये कंपेयर इरेगुलर होगा। अगर आप स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ हो रहा है, देन बहुत टेक्निकल बात हो जाएगी कि अगर एक स्टेट में जैसे असम हो, असम में डेयरी फार्मिंग को लेके क्या कर रही है सरकार, मैं बात कर सकता हूं। अगर राजस्थान में डेयरी फार्मिंग को लेके क्या आज लोग जब कैटल ट्रेडिंग जाते हैं, जब पशु मेला में जब अपने गायों को लेके जाते हैं तो उनको क्या समस्या होती है नहीं होती, तो हर प्रदेश के अपने अपने समस्या हैं। हम अगर एक प्रदेश के यहाँ पे हम एबीपी दिल्ली का ये कॉन्फ्रेंस होता तो हम दिल्ली की बात करते, लेकिन हम एबीपी नेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं और नेशनल प्लेटफॉर्म में नेशनली मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार के पास जो तंत्र है, जो ताकत है, वो किसी प्रदेश में नहीं है, केंद्र सरकार है। लेकिन तो प्रदेश में जहां पर जिसकी जो चल रही है वो चला रहा है ना, जिसकी जहां चल रही है। अब विदेश सचिव भी राज्य जो है वो अपने नियुक्त कर रहे हैं, मतलब उसको लेकर तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है। एक मुख्यमंत्री है जो दूसरे देश के नागरिकों को कह रही है कि आ जाओ जी, मैंने अपने राज्य की सीमाएं आपके लिए खोल दी हैं। ये सब आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं सर जो कर रहे हैं। चलिए, दो चीजें आपने दोनों बड़े अच्छे मुद्दे उठाए। आज देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और एमईए बहुत छोटा है। एमईए का पूरा तंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के डायस्पोरा इवेंट में व्यस्त हो जाती है। आज हमारा आंध्रा का बहुत से लोग आज यूएस में हैं। चंद्रबाबू नायडू, मुझे याद है कि एक टाइम पे जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो माइक्रोसॉफ्ट से मिलने गए। आज भी तेलंगाना में हमारे रेवंत रेड्डी विभिन्न सीईओ से मिल रहा है। हमारे प्रदेश बहुत सक्षम है। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जो यूरोप के किसी देश से और उन्नत है। पर सर, विदेश सचिव तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राज्य में नियुक्त कर दिया जाए। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। क्यों ना सोचे हम, वही मैं बोलना चाहता हूं। मतलब आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं, आप पैरवी कर रहे हैं। मेरे अगर व्यक्तिगत राय से पूछिए तो हर प्रदेश में अगर उनके ऐसे कुछ चुने हुए देश हैं जहां पर उनको लगता है कि उस प्रदेश, उस राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि हो, तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। इस पे एक रवैया नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एमईए इज अंडर स्टाफ। एमईए में लोग नहीं है, एमईए में बहुत अच्छे लोग हैं, पर इतने लोग नहीं है कि वो हर प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में सोचे। एमईए में इतनी ताकत नहीं है कि असम बांग्लादेश में क्या ट्रेड होना चाहिए, बिहार नेपाल को लेके क्या ट्रेड होना चाहिए, तमिलनाडु और श्रीलंका बीच में क्या ट्रेड होना चाहिए, आंध्रा और शिकागो के बीच में क्या ट्रेड होना चाहिए, तेलंगाना और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या ट्रेड होना चाहिए। एमईए के पास इतनी ताकत नहीं है। तो इसीलिए अगर राज्य सरकार के पास वो तंत्र है और कुछ राज्य में वो सक्षम है कि वो ये करें और एमईए के साथ जो संविधान के अंदर अभी तक फेडरलिज्म में जिस तरीके की व्यवस्था थी, आप लोग तो लगातार कहते हैं कि जो संविधान जैसा कहता है बिल्कुल उसी के अनुरूप चलेंगे, तो ये तो आप अलग ही लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब संविधान कहां है? देखिए, संविधान तो ये नहीं कहता है। संविधान तो कहता है कि विदेश का मामला जो है वो केंद्र का है। तो इसमें जब हम समिट्स, हमारे चीफ मिनिस्टर जाते नहीं है समिट्स में, वो तो चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, जाते हैं। तो मैं ये तो विदेश सरकार सचिव की बात कर रही हूं कि आप राज्य के अंदर विदेश सचिव तो कभी नहीं सुना ना। देखिए, ये बात तो ट्रेड को लेकर है। अभी केरला का बहुत से लोग आज उनके डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में क्या हो, डायस्पोरा में आप देख नहीं रहे कुवैत में किस प्रकार से लोग आज उनकी हत्या हो रही है, उनकी जहां इमारतों में रहती है वो जल जाते हैं। तो क्या मेरा दायित्व नहीं बनता कि अगर मेरे लोग बाहर के किसी एक देश में हैं, वो हमारे भारतीय नागरिक उस देश में सुरक्षित है कि नहीं, मेरा दायित्व नहीं बनता? अगर केंद्र सरकार, मुझे तो सर अपने भारत सरकार पर पूरा भरोसा है ना, और भारत सरकार देश के किसी भी राज्य का नागरिक हो, वो उस नागरिक को भारत का नागरिक ही मानती है और वो उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सक्षम है। मुझे लगता है दोबारा से जरा जल्दी से बजट पर आ जाएं। मैं बस इसमें लास्ट में बोल देता हूं, मुझे लगता है इसमें तू मैं करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को अगर किसी राज्य सरकार से मदद मिल रही है तो मदद लेनी चाहिए। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई नया नहीं है। ये दूसरे देश में ऐसा मॉडल है कि वो अपने अपने प्रदेशों को अपने अपने इच्छा अनुसार आगे ले जा सकती है। और रोमाना जी इसको लेकर भी एमईए के अंदर
हमारे जो पूर्व हमारे रिटायर्ड आईएफएस डिप्लोमेट से इस पे चर्चा कर चुकी है। ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी बात नहीं किया है। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाके ये कहते हैं कि 2014 से आगे तो देश कुछ था ही नहीं, देश मायूस था, देश कुछ था नहीं, मुझे इससे बहुत आपत्ति है कि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाके विदेश मीडिया के आगे 2014 से पूर्व भारत की को बदनाम कर रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं। मुझे इसमें मुझे बहुत आपत्ति है। ठीक है सर, अब दोबारा से बजट पर आते हैं। चलते चलते इस बजट में कोई एक बात जो आपको अच्छी लगी हो, या फिर इस बजट से आपको कुछ लग रहा है कि किस दिशा में देश आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे इस बजट में जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अप्रेंटिसशिप को नकल किया, अच्छा नकल नहीं किया, शायद सुधार करे, अमेंडमेंट लाए। उन्होंने एंजल टैक्स की नकल की और इंडेक्स वो अच्छा नकल किया, लेकिन इंडेक्सेस को लेकर आज रियल एस्टेट खरीदना जो मुश्किल है उनको उसमें थोड़ा सोचना चाहिए। और वो एनर्जी को लेकर ये सरकार आज न्यूक्लियर एनर्जी की बात करती है, ग्रीन एनर्जी की बात करती है जी, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हर उद्योग क्षेत्र में एक ही उद्योगपति को वो मदद करे। हमारे भारत में बहुत आप तो दो के नाम लेते हैं, एक थोड़े दो की बात करते हैं। मैं तो बोल रहा हूं हमारे उद्योग में ठीक है सर, 20-25 अच्छे उद्योगपति हैं, सबको दीजिए। अगर मुझे लगता है कि अगर एक उद्योगपति देश के विभिन्न उद्योग क्षेत्र में वही उनका ही दबदबा रहेगा, उनका ही मोनोपोली रहेगा, उनका ही कार्टेल रहेगा, तो इससे ग्राहक को न्याय नहीं मिलेगा और देश की सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ करेंगे। बहुत शुक्रिया गौरव गोगोई जी, इतने विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। बजट पर यह विपक्ष की प्रतिक्रिया है, सिरे से खारिज करता हुआ इस बजट को कि साहब इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। हाँ, 2 सहयोगी दलों और एक उद्योगपति कह रहे हैं वैसे गौरव गोगोई, लेकिन इनके नेता राहुल गांधी जो है वो 2 AA लिखकर, मैं भी 2 समझता था, पर अब एक को ही हो रहा है, एक का ही हो रहा है मामला। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब एक उद्योगपति को लेकर निशाना साधा जा रहा है मोदी सरकार पर इस बजट पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।